थे कि यार अगर आर्मी बन गए हैं तो सोचो जब हम छुट्टी में घर पहली बार वापस जाएंगे तो लोग कैसा माहौल होगा। लोग आएंगे, रोड के किनारे हमारा स्वागत करेंगे, हमारे दोस्त उनको खर्चा पानी जान हथेली में रख के जिस शख्स के लिए गए थे वो हमारे जाति का तो नहीं था। अभी तक का मेरा सबसे रिस्की काम तो मेरा 3 साल से हमको लगता है 300 रिस्की काम होगा, लेकिन सबसे रिस्की काम मेरा उस दिन था कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम 1:30 बजे रात को चले गए। दोस्तों, स्वागत हमारे नए शो परिवर्तन में। तो आज हमारे गेस्ट के रूप में मौजूद हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं, जिसे लोगों ने बनाया, जिसे देखते ही एक उम्मीद सा जग जाता है कि अब काम हो जाएगा। जी हाँ, एक आम लड़का कैसे खास बना, ये पूरी जर्नी को जानेंगे उसी की जुबानी। तो हमारे साथ है डुमरी के एमएलए टाइगर जयराम महतो। स्वागत है हमारे नए पोस्टकास्ट शो में। जी धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का विधायक कैसे बन के पता चला? देखिए, बिल्कुल एक ऐसी जर्नी है जिसको खुद लिखना होगा और लिखने के लिए समय चाहिए, समय नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी रात को जब हमारे सारे साथी, हमारे अंगरक्षक जब सो जाते हैं तो हम भी जगते हैं और जगकर अपने आप से सवाल करते हैं कि ये जर्नी इतना आसान कैसे, यहाँ तक मैं कैसे। मैं थीसिस की तैयारी करने वाला एक नौजवान, पीएचडी का शोधार्थी, कॉलेज के चक्कर काटने वाला, सेमिनार अटेंड करने वाला, जगह जगह से अपने मटेरियल्स को इकट्ठा करके पीएचडी का जो मेरा थीसिस उसे लिखने की तैयारी करने वाला लड़का आज अचानक से राजनीति में केवल राजनेता के रूप में नहीं, इस राज्य की एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में सामने। तो कहीं ना कहीं मैं भी कभी कभी अपने आप से सवाल करता हूँ कि यहाँ तक का जर्नी कैसे। तो जब इसका उत्तर मिलता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो कोयलांचल की जो पृष्ठभूमि रही है, मैं आपको फिर स्पष्ट कहूँगा कि अगर ये आंदोलन सिमडेगा में, गढ़वा में, पलामू में, कोडरमा में, साहेबगंज में होता तो शायद जयराम महतो के रूप में इतना कम समय में और इतना बृहद पैमाने पे नेता सामने नहीं आता। चूँकि आंदोलन धनबाद और बोकारो की पृष्ठभूमि में था और धनबाद और बोकारो की पृष्ठभूमि अभी तक यही है कि भले भारत आज़ाद हो चुका है, झारखंड अलग हो चुका है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, दबे कुचले यहाँ के जो मूलवासी हैं, वो आज भी गुलामी की जंजीरों में है कहीं कहीं। चाहे कोलियरी हो, कोयला का खदान हो, या जो अन्य राज्यों से लोगों की जो एक बहुत बड़ी बाढ़ सी आई, उनके सामने जब ये अपने आप को बोना पड़ने लगे, वे आगे बढ़ने लगे, इनको दबाने लगे। हर क्षेत्र में लगभग आप धनबाद बोकारो को देखें, आप किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर में चले जाएं जहाँ से 2 रुपये का इनकम हो रहा है, वहाँ मूलवासियों की संख्या धीरे धीरे घट रही है और अन्य प्रदेशों से जो लोग आए हैं वो अच्छे खासे अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो हमने एमएलए बनने का सफर तो लगभग सबने देखा। तो जब एमएलए बनने से पहले या टाइगर जयराम महतो बनने से पहले, जब जयराम महतो थे, तो बचपन का दौर कैसा रहा उसका? देखिए, बचपन जो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली के किसी भी परिवार का होता है, उसी तर्ज पर हमारा बचपन बीता है। और ये तो है कि हमारे नाना सर्विस करते थे और सर्विस के अलावे जो उनका फैमिली बैकग्राउंड था, नाना जी का खेती बाड़ी का पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी ठीक ठाक थी, तो वहाँ मेरा परवरिश हुआ। घर में मेरा परवरिश नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि वह दौर हमारे परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक दौर था। लोग अगर उसे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको भी बड़ा दुख होगा हमारे उस दौर को सुनकर। वो दौर 1990 के दशक का था। एक ही वर्ष 2-3 महीना के अंतराल में हमारे दादाजी का देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे पिताजी की भी मृत्यु हो गई। दोनों एक ही वर्ष 2-3 महीना के अंतराल में स्वर्गवासी हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और उससे ठीक कुछ वर्ष पहले हमारी माता की एक बेटी थी, उनका भी डेथ हुआ था। एक बेटा भी था हमारे जन्म से लेने से पहले हमारे माता पिता की और 2 संतानें थी जो स्वर्गवासी हो चुके थे, जिनका डेथ हो चुका था। यानी एक बहुत ही दर्दनाक दौर था हमारे परिवार का कि दादाजी पिताजी दोनों एक साथ डेथ हो गए। हमसे पूर्व जो 2 संतानें थी उनका भी मृत्यु हो गया, वे भी स्वर्गवासी हो गए। तो हमारी माताजी को, चूँकि गांव देहात में उस समय अंधविश्वास और गांव देहात में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, तो हमारी नानी ने कहा कि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो फिर हमारी नानी हमें लेकर चली गई। हमारा जो मामा घर है वो फुटकी मुनिडी क्षेत्र में एक आमडी लकरखवारी गांव है, वहाँ पर
हमारा बचपन बीता, परवरिश हमारी वहीं हुई। हमारी पढ़ाई लिखाई शुरुआती दिनों की, हमारा खेल कूद, हमारा बचपन वहीं व्यतीत हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ से हम टाटा सिजवा में शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक विद्यालय पहुँचे। तो उस विद्यालय में हम पढ़े। हमें लगता है कि 3 वर्षों तक पढ़े। 3 वर्षों के बाद फिर एक बार नाना जी का जब डेथ हो गया तो फिर हम अपने गांव वापस चले आए। और जब गांव वापस चले आए तो फिर गांव, चूँकि पिताजी की यादें थी, पिताजी का संघर्ष था, झारखंड आंदोलन में उनके कार्य रहे थे। तो जब यहाँ आए तो यहाँ की यादों ने मुझे जकड़ लिया, यहाँ की आबो हवा ने मुझे जकड़ लिया। और मेरे परिचय भी मेरे पिताजी के नाम के साथ दुगना होने लगा। मैं बचपन से खेल कूद और पढ़ाई में मेधावी रहा हूँ, प्रतिभा मेरी रही है, मैं अव्वल रहा हूँ। तो जब भी मैं किसी खेल कूद के कार्यक्रम में या पढ़ाई लिखाई या सवाल जवाब के कार्यक्रम में या फिर किसी लोगों के सामने आता था तो लोग पूछते थे कि लड़का बहुत तेज है, ये किसका बेटा है? तो फिर बोलते थे कृष्णा के लड़का लगो। तो उनका इमेज एक अलग था। ये तो बचपन की कहानी। अब जब कॉलेज जाया करते थे तो आप बहुत सारे इंटरव्यू करते थे कि हम लोग पैसा बचाने के लिए नीचे नहीं ऊपर बैठे थे। हाँ, ये सच्चाई है। और इसको आप चाहेंगे तो आपके गांव ये पावापुर में हमारे बहुत सारे मित्र हैं। मुकेश जी हो गए, अभी हाल फिलहाल में सरिता जी का जो विवाह हुआ रुपेश से, दोनों हमारे उसी समय के मित्र हैं। और भी बहुत सारे साथी हैं। तो ऐसा होता था कि पैसा बचाने के लिए हाँ, ऊपर बैठते थे। पैसा बचाने के लिए हम लोग ऊपर बैठते थे, हुड में बैठते थे और झगड़ा भी करते थे। कंडक्टर से हम लोग बहस करते थे, खलासी से बहस करते थे पैसा नहीं देने के लिए। और ये होता था। तो चाची के जो लड़के हैं इधर से, जो निमिया घाट स्त्री से यहाँ से जो लड़के जाते थे, उनका एक अपना ग्रुपिंग होता था। और अक्सर वो दबाव बनाते थे, जो कंडक्टर या बस के जो चालक थे, बस को चलाने वाले लोग, उनको दबाव बनाते थे कि भाई आप छात्रों से पैसा नहीं ले सकते हैं उतना। और जनरली हम लोग को याद है कि 2 रुपये से हम लोग धनबाद का सफ़र शुरू किए थे। तो उस समय लगता था कि ये आम सा लड़का इतना बड़ा देखिए, अनुमान उस समय जो ड्रीम था, इन आंखों में ड्रीम था इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, ये ड्रीम था। क्योंकि मेरा फिजिकली फिटनेस शुरू से ठीक ठाक रहा है, एथलेटिक हम शुरू से रहे हैं, खेल कूद में शुरू से लगाव रहा है। तो बचपन से मेरी जो इच्छा थी वो थी डिफेंस लाइन। लेकिन नियति को मंजूर नहीं था और कुछ चीज़ें, मैं शारीरिक बनावट भी मेरी त्रुटिपूर्ण रही डिफेंस के लिए। जैसे मेरे हाथ में हम भी गुदना लिखवा लिए, जिसमें एक डांट फटकार एक अफसर ने कर दिया था। तो फिर हम वहाँ से दौड़ के निकल गए। और एक बार तो हाइट में सीआरपीएफ का दौड़ से पहले ही हाइट में साट दिया गया, जबकि हमारी हाइट ठीक ठाक है, 169-70 के आसपास है। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो वो अपना स्केल को भी बढ़ा देते हैं भीड़ को कम करने के लिए। तो मतलब कहा जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर वहाँ से जो सपने थे कि ये डिफेंस को चूज करेंगे, तो स्वाभाविक सी एक गांव का कोई भी लड़का, जो गरीब घर से कोई भी लड़का निकलता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से कोई लड़का जिसका परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अनुमान वो लड़का अभी ठीक है, लेकिन आज से अगर 10 साल पहले जाए तो उसका पहला सोच यही होता था कि हम किसी प्रकार जो कम उम्र की नौकरियां हैं, आर्मी यानी 18 साल का, नेवी और एयरफोर्स यानी जो ग्रुप डी वाला आता था वो 16.5 साल का था। तो कम उम्र में जो नौकरियां आती हैं, भले वह चतुर्थ श्रेणी की रहें, तृतीय श्रेणी की रहें, या फिर झारखंड में जो जिला पुलिस की बहाली होती है, राज्य पुलिस की जो बहाली होती है जो 18 साल में, तो उनमें उनका फोकस पहले होता था कि भाई गरीबी से दूर जाना है तो एक सरकारी नौकरी चाहिए। और अमूमन हर गरीब घर का जो लड़का निकलता है उसका पहला टारगेट उस समय वही होता था कि चलो कम से कम एक सरकारी नौकरी हो, और वो दिखता था डिफेंस में, वो स्कोप दिखता था डिफेंस में, तो वो डिफेंस की तैयारी करते थे। और मेरे बहुत सारे, हमें लगता है कि अब गिन नहीं पाएंगे इतने दोस्त डिफेंस में हुए जो हमारी तरह गाँव घर से और एकदम गरीब परिवार से उठ के वहाँ आए। तो स्वाभाविक है मेरी भी सोच वही थी कि डिफेंस में गरीबी को दूर करना है तो एक सरकारी नौकरी में आना है, डिफेंस वो हमारे लिए बेहतर स्कोप है और उसके लिए फिजिकल फिटनेस भी ठीक ठाक है। लेकिन कुछ कुछ त्रुटियां होती गई, कभी हाइट में तो कभी गोदना में तो कभी पाँव सट जाने के कारण वो वहाँ से नहीं हो पाया। और फाइनली उसके बाद सोचे कि बीएड कर ले, तो बीएड का चार्जेस था, प्राइवेट कॉलेज का चार्जेस था। तो फिर नहीं, एडमिशन के लिए गए थे एक नेता के पास, छोड़ दिए, उनका नाम नहीं लेते, तो बोले कि चार्ज तो देना होगा बाबू। तो फिर हम बोले कि सक्षम नहीं है। तो बीएड की पढ़ाई, तो उसी बीच हम पीएचडी का एंट्रांस लिखे थे हजारीबाग से, तो एंट्रांस हम अच्छा नंबर से पास कर गए। और फिर यूनिवर्सिटी जब बनी नई 2016 में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय,
तो यहाँ मैंने पीएचडी में अपना दाखिला ले लिया और उसके बाद अब माइंड में सेट हो गया। और वहाँ की प्रोफेसर ने भी कहा कि अगर नहीं भी हुआ तो पीएचडी करने के बाद यहीं देखेंगे, पार्ट टाइम लेक्चरर, घंटी का 500 600 700 मिलता है, तो दिन में 2 घंटे लेने का मौका मिलेगा, यानी दिन भर में 1000 रुपये का इनकम हो जाएगा। अगर संडे को छोड़ दिया तो 26 यानी 20-22 हज़ार 24 हज़ार तक का महीना में आ जाएगा और घर चलेगा। तो ये अब माइंड में सेट हो गया था कि प्रोफेसर का जो लाइन है उस पर चलना है, और उसी में चल ही रहे थे। उसी बीच एक आंदोलन होता है, उस आंदोलन में जाते हैं, और ये नियति थी क्योंकि उस आंदोलन में भी हमारा जाने का इरादा नहीं था। फिर आपको हम कहेंगे उस आंदोलन में हमारा जाने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो आंदोलन कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज था जो आउटसाइड था, स्पष्ट शब्दों में वो यूपी बिहार से संबंधित लैंग्वेज था, और वो झारखंडी लैंग्वेज लड़के उसके खिलाफ थे, हम भी हैं। तो हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं उनमें से अधिकांश जो थे वो हमारे राज्य के नहीं थे। तो हमारे मन में भी एक डर था, यार आंदोलन में गए, प्रोफेसर की नज़रों में आएंगे, नंबर देंगे कि नहीं देंगे, कैसा मेरे साथ व्यवहार होगा। तो लगभग 1-2 सप्ताह हम भी रुक गए थे, और एग्ज़ाम भी था हमारा 10 11 12 को पीएचडी वाला, तो उसके लिए रुक गए थे। माँ का तबीयत भी ठीक नहीं था, लेकिन दिल नहीं माना कि यार आंदोलन, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, और प्रोफेसर क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वह सोच कर अगर आज हम नहीं गए तो गलत बात है। तो फिर हम आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उसके 10-12 दिन बाद हम उस टीम को ज्वाइन किए, मीटिंग में गए, और डिसाइड हुआ धनबाद का जो रणधीर वर्मा चौक है वहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम है। उस दिन में देखिए, चूंकि जनवरी का महीना अनुमान ठंड का महीना होता है, हम गए थे जोरिया, हल्का सा बाल भिंगाए, जिसको हम लोग कोवा नहान बोलते हैं अपने गांव देहात में, हल्का सा बाल भिंगाए। हमको याद है कि उसके बगल में हमारे लालमणिदा की दुकान है, वहाँ 4-5 को कचौड़ी हम लोग ऐसे सुबह जाके खा लेते थे और बोलते थे कि कभी पैसा देंगे यार, और दे देते थे। और उसके बाद हम घर आ गए थे, गांव अपना आधा पार कर चुके थे, तो फिर बोला नहीं आज तो पुतला दहन के लिए बुलाया गया है तो चलते हैं। उस समय हम लोग का 2 चक्का का कोई साधन नहीं था, ना कोई ऐसा साथी कि धनबाद जाएगा। गांव देहात के लिए लड़के थे जिनके साथ तो चाची घूमते थे। तो फिर बगल में हमारे टिकुदा है जो फल की दुकान चलाते हैं, आज भी वो दुकान चला रहे हैं। उनसे हमने 20 रुपया उधार लिया कि टिकुदा थोड़ा धनबाद जाना है, इधर का पैसा दीजिए, धनबाद जाने के बाद किसी न किसी से फिर मांग लेंगे, परिचय है मेरा इतना। तो 20 रुपया उनसे उधार लिए, टेम्पो गाड़ी में बैठे और धनबाद गए। तो जब धनबाद गए तो जिला परिषद का मैदान में हमारे एक, हालांकि अभी वो विचारों में काफ़ी मतभेद होता है, वो हमारे बारे में उल्टा पुल्टा लिखते हैं, लेकिन वो थे हमारे बड़े भाई स्वरूप, लेकिन अभी फिलहाल तो वहाँ थे। और दूसरा शख्स हम पहुँचे उस जिला परिषद के मैदान में, धीरे धीरे संख्या बढ़ी और हार्डली 30-35, उससे ज़्यादा नहीं। आंदोलन के लिए हम लोग उम्मीद किए थे कि 3000-4000 होगा, जैसा बोकारो में हुआ था 1 सप्ताह पहले, लेकिन उससे बिल्कुल बहुत कम मात्रा में 30-35 की संख्या में लड़के थे। वहाँ से हम लोग रणधीर वर्मा चौक गए, पुतला दहन हुआ, नारेबाजी हुई और मीडिया का बाइट चलने लगा। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया अपना, तो उस मीडिया को लगा, उस समय राजकुमार जैसे हमारी कभी मुलाकात ना हुई थी, ना उनको हम जानते थे, ना बाय नेम, ना बाय फेस, ना किसी स्रोत के माध्यम से। तो वही वो सिटी लाइव का रिपोर्टर थे, तो बोले कि नहीं ये लड़का ठीक बोलता है, इसको जिला परिषद का मैदान लेके आओ। वो राजा बाबू को बोले, एक राजा बाबू जो, हाँ राजा दास जी हमारे मित्र समान है, भाई समान। तो उनको वो बोले कि ये लड़का ठीक बोल रहा है, राजकुमार मंडल जी, उनसे हमारा उससे पहले कोई परिचय नहीं था। बोले ये लड़का ठीक बोल रहा है, इसका अलग से इंटरव्यू लेंगे, इसको लेके आओ वो आपका जिला परिषद का मैदान। हाँ, उससे पहले जो राहुल मोदक थे, जो अभी शायद आवाज़ उठाओ न्यूज़ चला रहे, हाँ, उनसे परिचय था, 1-2 बार उनसे मिले थे, उनके गांव भी गए थे। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनको दिए, लेकिन मेन जो बूस्टअप हुआ वो सिटी लाइव का वो चैनल था। तो फिर हम गए, तो मेरा जो हम बोले 19 मिनट का जो अपना इंटरव्यू दिए हैं, वो सुने हैं कि उसके रातों रात लोग अपना घर घर में जाके सुनने लगे थे कि लड़का ठीक बोल रहा है। हाँ, उसी वीडियो से मैंने हमारा जो नहीं वो नहीं था, वो अलग था, लेकिन उस वीडियो से रातों रात इस राज्य में हम जाने लगे। एक रील कभी कभी आपको रियल लाइफ की दुनिया में भी आपको बहुत कुछ दे देता है। तो वो 19 मिनट का इंटरव्यू आज मुझे यहाँ तक लेके आया। 19 मिनट का जो वीडियो था और उसमें जो मेरी बात करने का जो लहजा था, मेरी पास जो जानकारी, चूंकि मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास जानकारी का तो अभाव नहीं है, तो मैंने जो तार्किक रूप से, एग्रेशन से, कभी मैंने थोड़ा सा दुख भरी आवाज़ में, कभी गुस्से में, तो हर तरह से मैंने 20 मिनट में हर एंगल से बात को रख दिया, इतिहास, भूगोल, हर व्यवस्था को झारखंड का रख दिया। तो लोग चर्चा करने लगे कौन है ये लड़का। अब उसके अगले दिन के बाद से लोग मुझे छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग करके बुलाने लगे, उसको भाषण देने के लिए बुलाओ। उस समय एक
छोटा सभा, नुक्कड़ सभा या पॉकेट सभा कहिए, लगभग 50 से 100-150 तक की संख्या में लोग रहते थे। ऐसा चला और लगभग मानव श्रृंखला, वो 10 जनवरी था, 14 जनवरी को हमारी मीटिंग होती है और वहाँ निर्णय होता है कि हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। मानव श्रृंखला 30 जनवरी को होती है। मानव श्रृंखला के बाद इस राज्य में बूस्टअप हो गए हम, बहुत ज़्यादा इस राज्य में हम चर्चा का विषय बन गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिना किसी लीडर, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से कोई मानव श्रृंखला बनी थी। केवल नौजवानों का मेहनत था, नौजवानों का संघर्ष था। और चूंकि ठीक है कोई उसमें लीडर नहीं था, लेकिन दुनिया तो खोजेगी 2-4 चेहरे। कभी भी राजनीति में जो होता है सभी को बात एक नेता पैदा होता है, उसी में से एक आप निकल के आए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या कुछ देखने को मिला लोगों में जो आपको एक नेता मान बैठे? देखिए, सबसे पहली बात है निडरता, आक्रामकता, सच्चाई की। ये बात को बेहिचक बोला। वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने की इच्छा हर किसी की है, लेकिन बांधेगा कौन? सब जान रहे हैं कि आज किस प्रकार से धनबाद बोकारो में हमारे लोगों का दोहन हुआ है, लेकिन बोलेगा कौन? क्योंकि सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। तो जब हम बोलने लगे तो उनको लगा कि भाई ये बोल रहा है, सपोर्ट करना चाहिए। और फिर मानव श्रृंखला में बहुत भीड़ हुई और उसके अगले दिन बाद से मेरा भी लाइफ चेंज हो गया। 150-200 लोगों को स्पीच देने वाला लड़का स्कॉर्पियो में छत पे आकर लगभग 50,000 से 1.5 लाख लोगों को संबोधन करने लगा। उसी के बाद से नावाडी, डुमरी और बगोदर और बिशुनगढ़ 4 ऐसे कार्यक्रम हुए जो कि ऐतिहासिक थे। एक माने विधायक और सांसद के कहने पर उतनी भीड़ नहीं आती जितना केवल कि जयराम महतो उसमें भाषण देने आ रहे हैं, लोगों की इतनी भीड़ आने लगी। यानी शोषित वंचित लोग एक बार देखना चाहते थे कि वो कौन है वो लड़का। और देखिए, हमारे साथ जुड़ा हुआ कारण है हमारा उम्र। जो हमारा उम्र है, सीनियर को उसमें जो घर की गांव ग्राम की जो हमारी महिलाएं हैं जो 50, 60, 70, 80 साल की, उनमें उनको हमें एक छोटा बच्चा दिखा, एक बच्चा जो हमारे हक की बात करे, एकदम बाबू बच्चा देखिए, हमको एकदम चूमने लगता है जब उनके सामने जाते हैं। तो बुजुर्गों को और नौजवानों के लिए तो खैर भाई हमारे बीच से कोई आया है। तो लोग पहले जो हमारी सभा होती थी माना सिर्फ देखने के लिए कि कैसा है वो लड़का, कौन है जयराम महतो, कौन है। तो जब उस प्रकार के कार्यक्रम होने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, भले हम लोग 2 जिला का ये मूवमेंट था, धनबाद बोकारो का JSSC की परीक्षा में भोजपुरी मगही के शामिल करने का, लेकिन ये अब विस्थापितों की आवाज बनने लगा। अब ये जो बाकी और समस्याएं थी, करप्शन हो, ब्लॉक का हो, थाना का मामला हो, तब लोग अब क्या होने लगे कि जहां भी हम जाने लगे, लोग फेसबुक में डाल दीजिए कि 1 बजे जयराम महतो आ रहे हैं। हमको लगता है आधा घंटा, पौने घंटा में वहां नहीं करने से भी 1000, 2000, 3000 लोग आ जाते थे केवल देखने के लिए। तो एक मास मेरे साथ जुड़ गई। तो अब क्या हुआ, हम फैक्ट्रियों में, आंदोलनों में जाने लगे तो वहाँ रिजल्ट आने लगा। रिजल्ट इसलिए आने लगा कि अब जो प्रबंधन है उनको अब डर लगने लगा कि अगर जयराम महतो आएंगे तो उनके साथ मास है, भीड़ है, तो काम कर दीजिए उनके आने से पहले। तो ऐसे काम होने लगा। और जब काम होने लगा कि तो लोग अब चाय की दुकान में चर्चा करने लगे कि अगर ये पावर में ना हो कि अगर काम कर रहा है तो अगर इसको पावर दे तो अच्छा काम करेगा। उस समय तक हम लोग भी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचे थे, कैसे संभव है कि एक आंदोलन करना अलग विषय है, सभाओं में लोगों का चलकर आना, भीड़ होना, एकत्रित होना अलग विषय है, और विधायक सांसद का चुनाव लड़ना बहुत हम लोग के लिए एक आसमानी जैसा विषय है। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद ये हम लोगों ने भी निर्णय लिया, लोगों से पूछे, लोग बोले कि चंदा, वही चंदा, भले उसकी लेकर लोग बहुत आलोचना भी करते हैं, लेकिन वही चंदा ही हम लोग को हिम्मत दिया। लोग बोले चंदा करके आप लोग को विधायक सांसद बनाएंगे, चुनाव लड़िए। तो फिर हम लोग को भी हिम्मत मिला और सही में लोगों ने बहुत जोरदार आशीर्वाद दिया। अगर अभी का राजनीति देखा जाए तो आपके नाम के बिना, आपकी पार्टी के बिना अधूरी लगती है। झारखंड में सब कुछ रहने के बावजूद भी झारखंड को नहीं लगता है कि झारखंड के साथ चला गया है। देखिए, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई इनकार भी नहीं करेगा। झारखंड के पास सब कुछ है, कोयला है, यूरेनियम है, थोरियम है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, सब नाना प्रकार के तत्व हैं, मिनरल्स हैं। देखिए, उसका कारण था कि यहाँ के लोग बहुत सरल स्वभाव के थे। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के रैयत, यहाँ के किसान मजदूर बहुत सरल किस्म के इंसान थे। वो जब झारखंड अलग मिला तो उसके बाद उन्होंने सोचा छोड़ दो, अब क्या लड़ाई लड़ रहा है, हमारा तो मकसद पूरा हो गया राज्य लेने का। लेकिन वही उनसे भूल हुई, उनको लगा कि छोड़ो, जाने दो, काहे लफड़ा करना। कोई अगर उनका हक भी छीन रहा है तो वो साइलेंटली कोना में चले जाते थे, पीछे हो जाते थे, बैक कर जाते थे। तो उनकी सरलता, उनका जो सहूलियत व्यवहार था, वही सबसे बड़ा कारण रहा कि आज झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ।
अगर आपको मौका मिलता है इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए, तो अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी झारखंड को नहीं मिल रहा है, तब ऐसा क्या कीजिएगा कि जो झारखंड में सुधार और अधिकार। पॉलिसी बनानी होगी, सबसे बड़ा बात है पॉलिसी। यहाँ पॉलिसी नहीं है। जैसे अभी मान के चलिए, जब मैंने आपको कहा भी कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में है जमीन संबंधित समस्याएं। जब मैं राज्य घूमने लगा, 2-3 साल भ्रमण किया, तो लोगों से जब मैं मीडिया से मुखातिब हुआ तो मैंने कहा कि इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जमीन संबंधित समस्या। तो उसके लिए आपको विस्थापन की जो पॉलिसी है उसे सटीक करना होगा, वहाँ जो पुनर्वास आयोग है उसे गठन करना होगा, और बाकी जो विभाग है, जैसे अभी मान के चलिए छात्र परेशान एग्जाम को लेकर, तो उसके लिए आप जो फेयर एग्जाम हो उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी, और आपको जो थाना की जो व्यवस्था है, ब्लॉक का, अंचल की जो व्यवस्था है, उसे जनता के लिए सुलभ उपलब्ध करवाना होगा। अच्छा, पर पूरे 3.5 साल में अगर जर्नी को देखा जाए तो एक ऐसा मूवमेंट लगता है कि जिसको आप भूल नहीं सकते, कि ये बहुत ज़्यादा तो आपको दिमाग में बहुत दिन तक घूमते रहा, आपका दिमाग में ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। देखिए, हर एक मूवमेंट ऐसा रहा कि आप सोच नहीं पाएंगे किसको अलग करें। अगर नकारात्मक के लिए जाए तो एक नहीं कई नकारात्मक घटनाएं भी घटी। सकारात्मक बात करेंगे तो सकारात्मक तो बहुत ज़्यादा रहा। तभी नकारात्मक बातें बहुत सारी रही, बहुत सारी नकारात्मक बातें रही, नकारात्मक चीज़ें सामने आई। डालते हैं 1 मई आपका नामांकन का दिन, उसके बाद आपका 10 दिन का गायब हो जाना। ये जब हम क्षेत्र में देख रहे थे तो आपस में लोग बात करने से डर रहे थे कि हमको सबका फोन बंद हो गया था, आप 10 दिन पूरा गायब थे। वो 10 दिन आप कैसे डरे? देखिए, एक बात है, पहला बात तो कि हम अरेस्टिंग के लिए मूड बना चुके थे। आप बिल्कुल वहाँ देखिएगा कि हमने मीडिया से संबोधन भी किया था कि हम अरेस्टिंग दे रहे हैं, लेकिन कुछ वकील समूह ने हमसे कहा कि देखिए विधायक जी, कॉमरेड AK राय का जमाना कुछ और था। वो एक स्थापित नेता थे और उनका पहचान और चिन्ह सब ठीक ठाक था, लेकिन आपको लोग पसंद करते हैं आपके भाषण के लिए। अगर आपका भाषण नहीं सुनेंगे तो वोट नहीं करेंगे। एकदम साफ लोगों ने हमें कहा, वकीलों की टीम ने कहा कि अगर आपका भाषण नहीं सुनेंगे तो लोग आपको वोट नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि जेल में आप बंद हो जाएं, कॉमरेड AK राय ने जेल में बंद होकर चुनाव जीत लिया था, तो ये टाइम वो नहीं होगा। आप जैसे ही अंदर होंगे आपके सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाएगा, क्योंकि आप उस सेना की टुकड़ी के सेनापति हैं। तो आपका बाहर रहना बहुत आवश्यक है। हमने भी अरेस्टिंग का मन बना लिया था। उस समय जो सिल्ली के विधायक, पूर्व विधायक उस समय थे, अभी वर्तमान वो जीत गए, अमित दादा आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप अरेस्टिंग दे दीजिए, सरेंडर हो जाइए। हमारा भी मन था, लेकिन जो वकीलों की टीम ने हमें स्पष्ट कहा था, हमने भी आकलन किया कि हम जिस कार्यक्रम में नहीं, उस कार्यक्रम फीका हो जाता था। हम नहीं गए तो लोगों का मन उदास हो जाता था। तो हम अगर नहीं रहेंगे इस चुनाव की कैंपेन में, 25 दिन का कैंपेनिंग होने वाला है, लोग हमें नहीं देखेंगे तो आखिर कौन है। तो फिर हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा और एक नया चार्ज लगेगा, लेकिन इस चुनाव में मेरा बाहर रहना बहुत आवश्यक है, लोगों के बीच मेरा जाना बहुत आवश्यक है। और फिर मैंने निर्णय लिया कि आज प्रशासन की गिरफ्त में नहीं आना है। बाकी हम भी ठान लिए थे कि जब हर काम हम लोग हीरोगिरी वाला कर रहे हैं तो अरेस्टिंग में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये चर्चा का विषय होगा। लेकिन हम लोग का वोट नहीं आता, ये भी सच्चाई है। अगर लोग मुझे नहीं देखते तो मनोबल गिर, चूंकि पहला चुनाव था। अब अगर हम जेल के चले जाएंगे तो जीत जाएंगे, चूंकि मेरा सिंबल आ चुका है। लेकिन वो चूंकि पहला चुनाव था, हम लोग वोट में कभी आए नहीं थे, और पहला सवाल यही था कि गिदरन वोट लाना अब दिन भीड़ तो खूबे आवो है, वोट वाला अंत है। तो वो सवाल पहला था। तो हमारा बाहर होना हमारी पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए अनिवार्य था। 10 दिन का जर्नी कैसा रहा? अरे वो जर्नी बिल्कुल एक मैंने सबको एक फिल्म जैसा लगा था, एक बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल ही था वो जर्नी। जो 1 मई को हम जो निकले, वो फिल्मी स्टाइल की जर्नी थी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चंदन क्यारी रूट में गए। चंदन क्यारी रूट से होते हुए फिर हम पुटकी होते हुए अपना गांव आए, और लगभग ठीक 10 मिनट पहले, पुलिस के आने से पहले, हम ऑफिस भी गए थे। और ऑफिस में जब हम वहाँ से निकले तो देखे कि संजय का को अरेस्टिंग कर लिया है, खान साहब को अरेस्टिंग कर लिया है, रिजवान साहब को अरेस्टिंग कर लिया है। सुबह सुन रहे हैं कि हमारे और एक स्टूडेंट और मामा को अरेस्टिंग कर लिया है। तो लग रहा है एक मूवी चल रहा है। जितने भी सिजवा की जो टीम थी उनको भी कस्टडी में ले लिया है पूछताछ के लिए। तो अब जब इतना कुछ हो ही गया था तो ठान लिए थे कि भाई अरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर वहाँ एक लोकेशन था इधर आपका महादेवगढ़ करके, वहाँ बड़ा अच्छा क्षेत्र है, बहुत ही सुनसान क्षेत्र है, अच्छा माने भौगोलिक ठीक ठाक है। तो वहीं फिर हम लोग रहें, और वहाँ आसपास के जो हमारे साथी रहे, तेलो तरंगा के, तारा नारी के, इधर आपका चेता खड़ा बड़ा के, वही लोग जब कोई ऐसा ज़रूरत होता था वे लोग आते थे। बाकी वहीं हमारा 10 दिन बीता। और जो हम लोग का सबसे पहला फोकस था
3 सेट डाल के आए थे, और चूंकि बाहर घूम रहे थे, प्रस्तावक का नाम अखबार में पहली बार आया था हिस्ट्री में कि प्रस्तावक को बुलाया गया था अखबार में इश्तेहार देके, तो क्या पता नॉमिनेशन कहीं कैंसिल ना हो जाए। सबको यही डर था। 2-3 को जयराम महतो नाम का लड़का भी नॉमिनेशन कर लिया था, ऐसा साजिश कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन हम लोग चौथा सेट था उसके लिए पूरा प्रिपेयर हो रहे थे। उसके लिए कोल्हान से हमारी एक टीम आई थी, हमारे 2 मित्र आए थे कोल्हान से, पश्चिमी सिंहभूम से, उनका जिम्मा था, वो एक्सपर्ट है उस नॉमिनेशन फॉर्म को भरने में। तो उन्होंने बहुत बारीकी के साथ और बड़े इत्मीनान से 3 दिन, 2 या 3 दिन लगा उस नॉमिनेशन पत्र को हम लोग को भरने में, और फिर अंतिम दिन जाके हमारे समर्थकों ने उस नॉमिनेशन पत्र को जमा किया। 1 रिजेक्ट हुआ, 3 सेलेक्ट हुआ हमारा। तो फिर राहत की सांस आई। उसके बाद भी काफ़ी संशय बना कि अब साइन करने के लिए जाना होगा, नहीं तो चुनाव का चिन्ह से पहले एक बार हस्ताक्षर होता है, नहीं तो चुनाव एजेंट नहीं मिलेगा। तो फिर रात को एक दिन वहाँ से गए, हस्ताक्षर करके चले आए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम नायक, एगो बने अलग है, वो फिल्मी स्टाइल था। रात को गए थे हस्ताक्षर करने के लिए कार्यालय, और फिर अपना साइन करके हम चले आए। और फिर जब सब कुछ प्रक्रिया कोर्ट में जब स्टे लग गया हमारे अरेस्ट वारंट को, तो फिर हम बाहर आए। और बिल्कुल हमने भी आकलन किया। हाँ, मीडिया के स्रोत बताते थे कि हम 1 लाख वोट लाएंगे। मीडिया का जो पहला स्रोत इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया कि 1 लाख, वही मीडिया की टीम जब कुछ दिन बाद मिली तो बोली नहीं, अब आपका मेहनत बता रहा है कि आप 1.5 लाख तक जाएंगे। और जब चुनाव के ठीक पहले मिली तो उस समय तक भी वो 2 लाख बोल रहे थे। लेकिन हम ही बोल रहे थे कि हमको पूरा विश्वास है कि एक विशेष वर्ग अगर वो हमको वोट कर दिया है तो हम चुनाव जीत रहे हैं। हम अपने समर्थकों को भी बोले और उस वर्ग के भी लोगों को बोले कि अगर आपका वर्ग हमें वोट किया है तो चुनाव हम जीत रहे हैं, और नहीं तो हम लोग कुछ अंतर से चुनाव हार जाएंगे। ये हम चुनाव की रिजल्ट से पहले ही बोल दिए थे कि अगर आपका जो वर्ग है, एक वर्ग, अगर वो वर्ग अगर हमें अच्छा खासा वोट कर दिया है तो चुनाव हम निकाल लेंगे, और नहीं अगर उनका वोट अगर इंडिया के साइड चला गया है सारा का सारा तो फिर दिक्कत होगा। और वही हुआ जिसको हमने सोचा था, अनुमान किया था। बहुत मिला, लेकिन बहुत कम मात्रा में। या घटना तो जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, एक नामांकन का और दूसरा बोकारो कांड और तीसरा बेरमो, ये दोनों। बोकारो का क्या कुछ हुआ? बोकारो में एक मैंने हत्या हुई थी CISF के माध्यम से। तो फिर हम वहाँ मिलने गए थे, तो जब वहाँ गए तो देखे वहाँ के विधायक और उनके समर्थक हमारी गाड़ी को घेर लिए, नारेबाजी करने लगे हैं कि चले जाओ, ये आपका विधानसभा नहीं है, गाड़ी को तोड़ फोड़ करने लगे। तो ये उनकी संकीर्ण सोच थी। वो विधायक अभी कोई चर्चे में है? वो बहुत फर्जी काम किए हैं अपना पहचान को लेकर। और भी बहुत सारा मिलेगा। वो विस्थापितों की आवाज उठाती है और खुद BSL का बकवाटर में रहती है। क्या कुछ कहिएगा? 2 पैन कार्ड रख रहे, 3 वोटर ID रख रहे हैं। जी निसंदेह। कहीं पे जो संग्राम सिंह है, कहीं पे उसका पति बन जाता है, कहीं पिता बन जाता है नाम पे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव आयोग से उन्होंने अपना परिचय को छुपाया है, तो निसंदेह ये गलत है। बेरमो वाला क्या कुछ था? देखिए, बेरमो में ये था कि हमारे कुछ समर्थक कहिए या फिर गांव के लोग कहिए, रैयत, तो ये लोग एक क्वार्टर में बोला था कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, यहीं रहेंगे, तो क्वार्टर में चले गए थे। जनरली लोग क्वार्टर ऐसे ही कब्जा कर लेते हैं, जब देख रहे कोई नहीं तो घुस जाते थे। लेकिन चूंकि अभी सिस्टम ये है कि अगर आप झारखंडी हैं तो कार्रवाई होगी, अगर आप बाहर राज्य से आके घुस गए तो कोई बात नहीं। तो हमको रात को 2 बजे बुलाए कि ऐसा है कि आतंकवादी जैसा फील हो रहा है, यहाँ पुलिस चारों तरफ से घेर ली है। तो हम गए, गुस्से में पुलिस से काफ़ी हॉट टॉक हुआ। अगले दिन भी बहुत आंसू गैस, रबड़, गोला, क्या क्या नहीं जाना हथकंडा अपनाई थी। 5-6 थाना की पुलिस, BDO, बहुत सारे पदाधिकारी आए थे। आप तो राजनीति में अच्छा खासा समझ आपका बढ़ चुका है, तो क्या लगता है राजनीति में झारखंड का संविधान अनुसार कौन सा पार्टी पहुंचाया, झामुमो या BJP? देखिए, सभी का समान रूप से अगर सबने फायदा तनिक तनिक पहुंचाया है तो घाटा बहुत ज़्यादा पहुंचाया है। और समान रूप से, चूंकि उनकी इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है, इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर अभी देखिए, क्या थाना को नियंत्रण में रखना आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राज्य का मुखिया चाहेगा तो थाना हालत खराब होगा, ब्लॉक सिस्टम का हालत खराब होगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण राज्य भुगत रहा है। तो क्या बोलते हैं, अगर आप जैसे आप CM बनते हैं, आप 24 में लोग अभी से नारा लगा रहे हैं आपकी बात जयराम की सरकार 24 में होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अगर सपोज करता है तो 29 में आप सरकार में आप आते हैं, या अगर किसी से गठबंधन करने का मौका मिलता है तो क्या गठबंधन क्यों चाहिएगा? लेकिन उस पर अभी निर्णय नहीं ले पाए। फिर मैं कहूँगा कि सत्ता और सिद्धांत
दो धुरी के बीच हम आके खड़े हैं। तो एक तरफ है सिद्धांत, सिद्धांत यानी निजी, और एक तरफ है सत्ता यानी जनता। अगर आप जनता का भला करना चाहते तो सत्ता के साथ होना पड़ेगा। सिद्धांत से जनता का भला नहीं होता है। सिद्धांत से आप आदर्शवादी हो सकते हैं, सिद्धांत से आप महान हो सकते हैं, सिद्धांत से आप पूजनीय हो सकते हैं, तो जनता का भला सिद्धांत से नहीं होता है। जनता का भला समझौतों से होता है, जनता का भला सत्ता से होता है। तो उसी दो धुरी के बीच अगर हम खड़े हैं, सिद्धांत की सत्ता, तो उसका फैसला अभी नहीं हो पाया है, फैसला भविष्य में ही होगा। तो क्या कुछ अगर सपोज करें, अगर मिल जाता है मौका, आप सीएम पद में चल जाते, तो क्या कुछ चाहिएगा कि झारखंड में ये चीजें हम पहला दिन का सबसे पहले पॉलिसियां बनाइए, स्थान नीति बनाइए, नियोजन नीति बनाइए, विस्थापन नीति बनाइए। सबसे पहले पॉलिसी बनाइए और उन पॉलिसियों को एकदम धरातल पर उतार दीजिए ले जाके। कैसे कुछ रोड मैप होगा आपके पास, कैसे कुछ उतारिए पॉलिसी, सबको बनाने का काम करते हैं? देखिए, सबसे नहीं बनाने का सब काम करते हैं, ऐसा बात नहीं। इससे पूर्व उन्होंने 1985 की नीति बना दी, उतरी की नहीं धरातल पे। अभी की सरकार की मंशा होनी चाहिए कि आप नीति को धरातल पर लेके आते हैं कि नहीं, उतरी है। जिन सरकारों ने चाहा है, जिनकी इच्छा शक्ति रही, वो पॉलिसी धरातल पर उतरी है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति सब कुछ निर्भर करती है। क्या बोलते हैं, जब कोई जो नेता होता है, एक समाज का, एक खास समाज का नेतृत्व करता है, जब मुस्लिम समाज की बात आती है तो वो अपने हबीबुल हसन तरफ देखते हैं, इरफान अंसारी की तरफ देखते हैं। उसी तरह एक महतो समाज, एक कुर्मी समाज है, जो जेरा महतो को देखना चाहते हैं कि हमारे लीडर जेरा महतो एक समाज का नेता बन के रहेंगे, क्या राज्य का नेता बनेंगे? लेकिन निसंदेह आपको एक महतो समाज, एक कुर्मी समाज बोल सकते हैं, वो आपको संपत्ति मानते हैं, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी समाज से हैं, समाज से अगर आपका संबंध है, तो आप उस समाज से अभिन्न नहीं है, उस समाज से अलग नहीं है। लेकिन जब नेता के रूप में आप आते हैं तो आप जमात के होते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बहुत को साबित करने में लगा है कि जरा महतो अभी भी एक जात का नेता है। नहीं, साबित करने वाले तो आंदोलन के समय ही साबित कर रहे थे। हम जो उस दिन जान हथेली में रख के जिस शख्स के लिए गए थे, वो हमारे जाति का तो नहीं था। अभी तक का मेरा सबसे रिस्की काम तो मेरा 3 साल से हमको लगता है 300 रिस्की काम होगा, लेकिन सबसे रिस्की काम मेरा उस दिन था कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम 1:30 बजे रात को चले गए। अभी एक मर्डर के केस में गए हैं, ऐसा थोड़ी कि चोरी था, मर्डर था, वहां हम गए, वो तो हमारे समाज का नहीं था। हम तो उससे ये नहीं पूछे थे वो कौन समाज का है, हमने सिर्फ सुना और हम घटनास्थल पर चले गए। तो ये जो संकीर्ण जिन लोगों की मानसिकता है, ये उनकी सोच है। उसके बाद देखिए, समाज सबका होता है भैया, वो हर कोई अपने समाज की संपत्ति होता है। मुख्यमंत्री भी अपने समाज की संपत्ति है, इसीलिए तो आंख बंद करके उनको वोट मिल जाता है। विजन लेस हैं, फिर भी समाज के लोग वोट करते हैं। आज देखिए, सबसे ज्यादा आदिवासी समाज सड़कों पे है, लेकिन वोट फिर उनको करेंगे चुनाव के टाइम। तो हमको एक नया लड़का आया, उस पर ये सवाल करने से पहले अभी जो परिपाटी चल रही है उसी को देखिए। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री, आप देखिए, रामगढ़ का जिला अध्यक्ष उन्हीं के समुदाय का, बोकारो का जिला अध्यक्ष उन्हीं के समुदाय का, धनबाद का जिला अध्यक्ष उन्हीं के समुदाय का, जामताड़ा का जिला अध्यक्ष उन्हीं के समुदाय का। हम तो नया पार्टी, हमको तो आदमी मिल नहीं रहा था, तो हम अपना समाज के ही लोगों से पहले। लेकिन आपको तो एक स्थापित पार्टी है, 34 सीटों की आप पार्टी है, उसके बाद भी आप लगातार अपने समुदाय को, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में कोयला का असीम संभावना है, तो दूसरे लोगों का है मिलेगा, तो वहाँ तो कभी आपने सवाल नहीं किया। तो अगर आपको समाज की बात करते हैं, अगर आपको कुछ मौका मिले तो आप अपना समाज के लिए क्या कुछ कीजिएगा? जैसे मुस्लिम समाज है, आदिवासी समाज, लोगों का क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हर एक समाज के लिए, एक राजनेता के रूप में मेरा काम हर एक समाज के लिए रहेगा। लेकिन जब मेरा भी समाज का एक दायरा है, तो उनके लिए भी हमें बहुत कुछ करना होगा। हम आखिर अगर राजनेता नहीं होते तो समाज के लिए तो करते ही। अगर आपको भविष्य में शादी करना रहा तो आप लव कीजिएगा, लेकिन जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, मेरे से होगा। अगर जैसे आप एक खास व्यक्ति बन चुके हैं, तो आप एक नॉर्मल लड़की से शादी कीजिए या कुछ खास व्यक्ति, खास ऐसा कोई नहीं है, नॉर्मल जैसा परिस्थिति जैसा होगा। इंस्टा या फेसबुक? फेसबुक। रोहित शर्मा या MS धोनी? रोहित शर्मा अभी जो करंट में है भाई, जिसका देख रहे हैं। हेमंत सोरेन या रघुवर दास? नहीं, दोनों। अगर देखिए, अगर रघुवर दास सिर्फ झारखंडी हो जाते तो शायद हम उनके साथ चले जाते। अब हमें सब झारखंडी हैं, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं, काम नहीं कर पा रहा, तो ये तो कंफ्यूजन है। अगर आप सीएम बन जाते हैं तो अगर आप 2 चीजों में सबसे पहला काम करने का मौका मिला, आप शराबबंदी कीजिएगा या शिक्षा में सुधार लाइएगा? पहले शिक्षा में सुधार लाएंगे। अगर शिक्षा सुधर जाएंगे लोग तो शराब की दिशा में जाएंगे, नहीं तो फिर धीरे धीरे खुद बदल जाएगा। जैसे कि हमारा शो का नाम परिवर्तन है,
ऐसा क्या कुछ युवाओं को 3 चीजें बताई जो अपने लाइफ में जरूर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, युवाओं को अपना आप को दुरुस्त रखना मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो युवा मोबाइल की ओर जो लगातार बढ़ रहे हैं, कम उम्र में बीमारियों का घर बना रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को सेहतमंद रखना आवश्यक है। उनको खेलकूद से नाता रखना चाहिए। दूसरा, शिक्षा से कटौती नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, जो कि बचपन से हम लोग स्लोगन था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमें भी लगता है कि ये एक बहाना है कि हमारे माता पिता की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। आज अगर आप बात करें तो हर एक फैमिली में नहीं करने से भी 3 4 5 मोबाइल है। अगर एक मोबाइल में रिचार्ज की बात करें तो महीने में 300 का रिचार्ज, सिर्फ मोबाइल में 1500 से 2000 का रिचार्ज हो रहा है। और अगर आप बहाना बना रहे हैं कि हम आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पाए, तो हमें लगता है कि मानसिक जो सोच है, हमारा जो नज़रिया है, वो ठीक नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में आप अपनी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, शैक्षणिक जो विषय हैं, उससे वॉकआउट नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है, उन्हें ये अपने आप को एक विकल्प लेके चलना चाहिए कि अगर मान के चलिए, अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, पूरी लगन से कर रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कार्य को संपादित नहीं कर पाए, तो विकल्प होना चाहिए। उस समय उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए कि दुनिया में अगर जितने लोग हैं उतना काम भी है, तो शायद मेरे लिए कोई बेहतर काम होगा। इस काम में अगर नहीं हो पाए तो शायद मेरे लिए कोई बेहतर काम होगा। क्योंकि हमें याद है आर्मी का वो दौड़ जो हम लोग जमशेदपुर में दौड़े थे, और 3 चक्कर के बाद हमारा पाँव हाथ खींच लिया था। तो उस समय एक अधिकारी बोले थे दौड़ से पहले कि बच्चों, आप लोग 250 के आसपास इस पंक्ति में खड़े हैं, सिलेक्शन 15 से 20 या हो सके 10 का ही होगा इस पंक्ति में से। बाकी जो लोग 200 से प्लस आप लोग नहीं, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऊपर वाले ने आपके लिए कहीं और रोजी रोटी का अवसर रखा है। इसलिए मत अपने आप को यहाँ से मायूस होकर मत जाइएगा। तो हमारा कहना है कि उनके पास विकल्प होना चाहिए, उनको मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए, और अगर बाय द वे जिस लक्ष्य को लेकर वो चले हैं, अगर उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, तो एक विकल्प होना चाहिए। 3 चीजें ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में? देखिए, स्टूडेंट जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं, सबसे पहला बात तो है कि नशा से क्या होता है, नाश हो जा रहा है। तो ये नशा से उन्हें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि बहुत फिजूल में जो समय को गंवा रहे हैं, उस समय को फिजूल में नहीं गंवाना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी के लिए खासकर सड़कों में जो बाकी रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि मैं जब से विधायक बना हूँ, प्रत्येक सप्ताह 20, 22, 23 साल के नौजवान की मरने की खबर आती है। बहुत ही मार्मिक क्षण होता है वो। इसलिए अभी के युवाओं को जो गाड़ियां पसंद हैं, वो बड़ी अजीब किस्म की गाड़ियां भी पसंद हैं। दिखावटी दुनिया में जीने लगे हैं, दिखावटी दुनिया में जाने लगे हैं। तो उनको आवश्यकता है और सोचना चाहिए कि देखिए, दिखावटी दुनिया में भले आपको रील्स में लाखों लोगों ने देखा, लेकिन आपकी परवाह आपके माता पिता, रील्स लाखों लोगों ने देखा, लेकिन आपकी परवाह करने वाले 10 ही लोग हैं। इसीलिए अगर 10 ही लोग लाइक करते हैं तो वो वही आपका ओरिजिनल है। तो हम लोग दिखावटी दुनिया में चले गए हैं। एक युवाओं के जो लत जो निकला है एक रील्स की दुनिया की ओर, तो उसे सकारात्मक लें, आप नकारात्मक दिशा में ना जाएं। क्योंकि भले आपको लाखों लोग इंस्टा में, फेसबुक में लाइक कर दें, आप खुश हो गए कि 1 लाख लाइक मिला है, लेकिन ओरिजिनल में आपको भी मालूम है जो आपके घर में है 10 लोग, वही लोग आपको लाइक कर रहे हैं और उन्हीं को परवाह है। आपको कुछ हो जाएगा तो फर्क उनको ही पड़ेगा जो 10 लोग आपको लाइक कर रहे हैं। जब भी आपके साथ कुछ घटना होता है, जैसे रात में आपके साथ घटना होता है, तो हमेशा सोचते हैं तेरा मतलब क्या डर नहीं लगता है? देखिए, किसी से तो डरते होंगे ना आप? नहीं, डर तो स्वाभाविक है कि डर लगता है। किसी से डर लगता माना डर उसी, जैसे हम उस दिन चले गए रात को, तो डर लग रहा था, एकांत था, सुनसान जंगल था, लेकिन डर को जीतना आता है। मतलब गुस्से बहुत गुस्सा है, तो डर के साथ भी हम गुस्से से ही बात करते हैं, धट जो होगा देख लेंगे। तो और प्लस देखिए, एक स्कॉलर जो होता है, पीएचडी का स्टूडेंट, वो थोड़ा सा एक अलग दुनिया, उसका थॉट ही एक अलग दुनिया का होता है। तो एक बात बताइए, 29-30 साल का लड़का विधायक होने के बाद तो चकाचौंध हो जाता, इतना वीआईपी पैतरा होता है कि अब अनुमान नहीं कर सकते। है। डर को कैसे जीतते हैं आप? जब मन में डर लगता है क्या?
ख्याल आता है? अनुमान देखिए, मेरा सबसे पहला ख्याल, हमको याद है हम बहुत छोटा थे और हम अपनी नानी से सवाल करते थे कि नानी, दुनिया में एक दिन सब मर जाएंगे क्या? ये चांद कि पेड़ पौधा, गजब का मेरा ख्याल आता था। तो हम भी वही अपने एक बुक में भी लिखे थे कि जब तुम्हें सफलता, असफलता, धन दौलत, इन सब की चिंता सताने लगे तो बस याद रखना कि इस दुनिया में पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे सब मर के चले जाएंगे, तो तुम कौन हो? फिर तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो हम पे भी जब कोई बुरा पहाड़ टूटता तो बोलते थे हट मर दे, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मरिए जाएंगे ना, मरना तो एक दिन सबे को, यहाँ कोई रहने थोड़ी आया है। जिस धरती में खड़े हैं 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये भी एक दिन स्वाहा हो जाएगा। 7 ट्रिलियन का सूरज, वो स्वाहा हो जाएगा। तो माइंड मेकअप इसी तरह करते हैं। कहाँ से लाते हैं इतना एनर्जी? लोग हमेशा सफर करते थक जाते हैं। लगातार 3 साल से हमको नहीं लगता है कभी एक भी दिन उसे अब महत्वपूर्ण कारण है खेल का मैदान। इतना खेले हैं कि अपने आप को हम लोग स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं। कहीं ना कहीं सारा पिछला जो आपका कार्यक्रम रहा, पिछले जो आपने देखिए, विधायक के रूप में जयराम महतो को लोग भले 29 साल में देखें, लेकिन उसको बनाने में 20 साल का संघर्ष है। 10 साल के बाद से ही हम जो एक्टिविटी मेरी रही है, खेल कूद, जो जिस प्रकार से मेरा दिनचर्या रहा है, वो मेरी मानसिक और शारीरिक मजबूती का कारण है। वो तो आपको भी नहीं पता था कि ये मेरा दिनचर्या ये इतना नहीं, काम आ ये जाएगा। किसी को नहीं मालूम था। हम लोग तो ये सोचे थे, इमेजिन करते, गांव का हम लोग का जूनियर है, उन लोग को बैट बॉल विकेट फुटबॉल खरीद के देंगे और फिर छुट्टी मना के चले जाएंगे ड्यूटी में। अभी भी तो ख्याल आता होगा जब हम विधायक बन गए हैं तो हम दोस्त के लिए वो करेंगे वो करेंगे, मौका नहीं, अब तो मिला है। कर ही देते हैं। अब वो सोचते नहीं है, अब सोचने का समय नहीं, अब कर देते हैं। कोई भी आया मेरा दोस्त, हम निराश नहीं करते हैं। अच्छा, एक आम सा लड़का जब सड़क में जब लड़ता था तब सदन का पहला दिन था, तब क्या क्या कुछ महसूस हुआ? देखिए, महसूस विशेष नहीं हुआ। एक बात बोले, हमको विधायक बनने में भी जरा फीलिंग नहीं हुआ। अनुमान हम लोग को याद था कि हम अगर कुछ बन जाएंगे, पुलिस वुलिस, तो बहुत पहले से प्लानिंग था, फीलिंग था कि बनेंगे तो जैसे ही मेरा नाम अनाउंसमेंट होगा पेपर में, क्या मतलब गजब का ये होगा फीलिंग। लेकिन विधायक का फीलिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम अपने आप को विधायक बनने से 6 महीना पहले विधायक मान चुके थे। लग गया था कि हाँ, कि हम विधायक तो हैं इस राज्य का, फ्यूचर का हम विधायक हैं। कब लगा था? जो संसद चुनाव का रिजल्ट आया था, जब हमने 3.5 लाख वोट लाया था और 2 सीटों को जब हम लीड किए थे, गोमिया और डुमरी, तो मेरा दिल गवाही दे दिया था कि हम तो विधायक मटेरियल है भैया। अच्छा, अभी लग रहा है कि आने वाला दिन में कभी ना कभी तो सीएम बन ही जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। 1% लग तो रहा है कि नहीं, कभी ना कभी तो बन ही जाएंगे। नहीं, वो तो है, अगर रहे सही सलामत तो वहां तक आ जाएंगे। तो इसीलिए हमको, हमारे साथ जिला परिषद अजय महतो बैठे थे हमारी गाड़ी में, तो बोला विधायक बने के फील भय रहा लो कि ना टाइगर? हम बोले अजय दा कसम से एक तनी भी फीलिंग ना हो रहा लो। रिजल्ट से आप भी शायद गाड़ी में थे ना? हाँ। तो अब बहुत कोई हमको पूछा कि विधायक बनने का फीलिंग कैसा हो रहा है, बोले कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है विधायक बनने का। यही अगर 10-12 को सीटा के सरकार में आ जाए तो शायद फीलिंग बताते हैं, लेकिन हमको विधायक बनने का फीलिंग इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सांसद के चुनाव में जो आपका 4 जून को आया था ना, 4 जून को जो रिजल्ट आया था बोकारो की धरती में शाम को, उस दिन हम मान चुके थे, मेरा दिल गवाही दे चुका था कि हम विधायक हैं। अच्छा, आपसे हमेशा नेताओं से वार्तालाप होते रहता, जब विधानसभा के अंदर जाते तो लोग जब मिलते हैं तो बोलता नहीं कि हाँ बाहर बहुत ज्यादा बोल रहा था, उनसे कभी कुछ बोला कि नहीं, 2-4 को बोले थे। जैसे याद है हमको, हम आपको सुनाई दे रहे, जैसे हम गिरिडीह सांसद को लेके नहीं बोले थे कि सांसद जी के दखल थे ना, वो घर तो आए लो कि नहीं? नहीं, प्रकाश चौधरी जी। तो हम थोथना कहने के तात्पर्य चेहरे से था, हम गलत वे में नहीं बोले थे। हमारा कहने का मतलब ये था कि हाँ गो रामगढ़ के लगे सांसद बा थोथनो देखे पावा हा, तो उसको लोग थोड़ा सा नेगेटिव वे में लिए थे। तो उनके एक रिलेटिव फोन किए थे कि विधायक जी सब कुछ तो न विधायक, सॉरी जयराम बाबू, आदत हो गया विधायक जी विधायक, बोला जयराम बाबू सब कुछ ठीक है, राजनीति चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ शब्द है सब। बोले ठीक है गो, जैसे हम 200 रुपये में बोला लियो, लेकिन ना बोलबो। तो उनको हमने ये कहा था कि ठीक है हम नहीं बोलेंगे। डोलू महतो का भी याद है, बोला हाँ विधानसभा के अंदर ये अनुसूचित से कहीं भेंट हुआ? हाँ, बातचीत हुआ है क्या? ऐसे ही, ठीक है, कोई बढ़िया से काम करो, सीखो चीज़ों को, होता है। जो प्रतिद्वंदी भी रहे हैं उनसे भी बातचीत होती है। 2-4 ही विधायक ऐसे हैं जिनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन अक्सर लोग भावना रहता है कि नेता तो बाहर में एक दूसरे को वोट करते हैं, अंदर अंदर में लोग दोस्त होता है, नहीं, स्वाभाविक, सही बोल रहे, वो गलत नहीं बोल रहे, अंदर में लगभग सब दोस्ती होते हैं। तो जनता तो निर्माण हो जाएगी। नहीं, देखिए, जनता को दिग्भ्रमित, जनता को भी दुश्मनी राजनीतिक करना है।
और दुश्मनी नहीं करना है, विचारों में मतभेद करना है। मैं तो अपनी जनता से बार बार कहता हूँ कि आपको राजनीतिक मतभेद करना है। वो व्यक्ति अगर आपका मौसा है तो जरूर उसके घर जाइए, वो आपके घर आएगा। देखिए जय, हमारी जैसे सोच सब नहीं रख पा रहे हैं, उनकी सोच बहुत संकीर्ण है। अभी बहुत सारे रिश्ते लोग, हमें याद है एक घटना, हमें याद है एक श्राद्ध कार्यक्रम था, हम पहुंचने वाले थे और 100 फीट दूरी में हमको रोक दिया कि विधायक टाइगर तो ये भी ना तो फलना नाराज भाई जी। तो मैंने दूसरा पार्टी के प्रत्याशी था, नाम छोड़ दीजिए, बोला फलना नाराज भी तो और हमारे फूफा के बेटा या इस तरह कोई रिलेशन लागो। तो हम बोले तोहनी तो न्योता दल नहीं आगा, तोहनी की इच्छा ना है तो हम चल जाए। तो फिर हम 100 मीटर दूर से उस भोज घर से हम वापस आ गए, बस इसलिए। एक हाल ही फिलहाल नावाडी में एक शादी घर गए थे, वो हमारा समर्थक नहीं था, तो फिर भी हम बोले समाज तो हमारा है, तो बगल में हम कहते सोचे इनका भी घर चले जाए। तो एक आदमी न्यूट्रल पर्सन आया, बोले विधायक जीते जैसे अगर घरवा ढुक भी ना आधा लोग अगर बरतिया ना आ जीते विपक्षी वाले, क्या वो सब अकड़े लगते ना। बोले तब ठीक है। ज्यादातर आपका समर्थक युवा है, युवाओं को क्या कुछ कहिए? नहीं, युवाओं को यही कहेंगे कि युवा अपने आप को बिल्डअप करें, आप अपने आप में मेहनत करें। आप युवा के लिए भी क्या होना चाहिए, युवा के लिए अभी खेलकूद होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, जिम होना चाहिए, जो सही दिशा है उस पर आप जाए। नकारात्मक दिशा में शराब, गाड़ी की रफ्तार, इनसे थोड़ा दूर रहें।